हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको लेवल 6 और लेवल 4 का जो 9 और 10 मई को पेपर हुआ था उन सभी के जीएस और जीके वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। टोटल 100-150 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व करा देंगे। इसके पहले हमने आपको लेवल 4 लेवल 6 के मैथ एंड रीजनिंग वाले पेपर को शिफ्ट वाइज सॉल्व कराया है। आप इनको प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लस जीएस और जीके वाले में एक सेक्शन होता है आपका साइंस, वो आपका समझने वाली चीज़ होती है। तो उसके हम जो तीनों शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सबको हमने 20 मिनट की एक वीडियो है उसमें सॉल्व करा दिया। प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। आज हम आपको जीएस और जीके वाला भी सॉल्व करा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की पहल कब शुरू की थी? देखिए, महाराष्ट्र में जो जेल है वो लगभग 150 साल से पुराने हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने सोचा इन जेल से थोड़ा रेवेन्यू कमा लिया जाए, क्योंकि इन जेल में गांधी जी भी आए हैं और बाल गंगाधर तिलक भी आए हैं। और प्लस यहाँ पे जो फांसी है, जो भी आपके फ्रीडम फाइटर थे उनको फांसी दी गई थी, उन सब स्पॉट को दिखा के आपको वहाँ पे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा। तो ये जनवरी 2021 में इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने पहल शुरू की है जेल पर्यटन का। तो आपका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर आपका 2021 का ही ज़्यादा आया है, तो आप मान सकते हो 1.5 साल पुराना आपका करंट अफेयर भी पूछा गया है। तो 2021। और तो रेलवे ऐसे ही पूछता है। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि आप 3 महीने 6 महीने पढ़ सकते हो। टोटल आपका कम से कम 2 साल का कवर कर लेता है रेलवे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है? ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों के अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितकारी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में बनी रहती है। देखिए, बेसिकली होता क्या है, जो भी आपकी पीएसयू होती है, पीएसयू में पीएसयू जो होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होती है, इसमें आपके गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। तो आपका गवर्नमेंट का स्वामित्व बना रहने के लिए 51:49 का होना चाहिए। ये आपका मिनिमम कंडीशन है। गवर्नमेंट 51 से ज़्यादा भी रख सकती है, लेकिन अगर 51 से कम रखेगी तो इसका मालिकाना हक खो देगी। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम 51 तक आपका हिस्सेदारी रखती है और उसके बाद चाहे तो बेच सकती है। जैसे हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने बहुत सारे पीएसयू का जो आपका होता है शेयर होता है, हिस्सेदारी बेची है, और इसके बाद उन्होंने उस पैसे को कहा है कि हम जन सेवा में यूज करेंगे। इसी कारण इसी को क्या कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यही होता है। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, कई कंपनी हैं, जैसे एलआईसी ले लो। एलआईसी पूरी पहले गवर्नमेंट की थी, अब उसमें क्या है, मोदी गवर्नमेंट ने इसको बेचा है। लगभग आपको 21,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला है। अब उसको गवर्नमेंट यूज करेगी आपके ये गरीबी हटाने में या समथिंग, जो भी आप होता है। तो इसे कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 239 जो है, ये आपको केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसमें राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन का जिम्मेदारी मिलता है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उन सब का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, और इन सब में राज्यपाल नियुक्त नहीं होता है। राज्यपाल नहीं होगा केंद्र शासित में, वहाँ पे होता है उपराज्यपाल, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का पूरा जिम्मेदारी किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल 239 के थ्रू राष्ट्रपति को। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, 30 अगस्त 2021 को विल मास्टर ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ये आपके हर्षित राजा हैं। ये आपका पुणे से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद और भी बन चुके हैं, 70 भी बन चुके हैं, 71 भी बन चुके हैं, और आपके 72 बन चुके हैं, और 73 बन चुके हैं। तो करंट में 73 बने हैं। तो जो लास्ट वाले हैं वो हैं आपके भरत सुब्रमण्यम। ये हैं आपके भरत सुब्रमण्यम। और जो 70वें थे, हर्षित राजा के बाद फिर राजा आ गए थे, राजा ऋतिक है। और 71वें हैं आपके, ये गुप्ता कुछ करके हैं, संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता है। और 72वें हैं गुहा। गुहा है और इनका नाम शायद ध्यान नहीं आ रहा है। ये गुहा है। और राजा पहला कौन सा था? हर्षित राजा के बाद फिर आए हैं राजा ऋतिक, और दूसरे नंबर पे हैं संकल्प गुप्ता, और 72वें हैं गुहा, और 73वें हैं भरत सुब्रमण्यम। तो जो लास्ट वाले हैं आपके वो हैं भरत सुब्रमण्यम। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला है आपका, तो ये है भारत का सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये जो अगर आप देखोगे, भारत के पहले उद्योग मंत्री जो थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 6 अप्रैल को 1948 में इन्होंने कहा था कि भारत अब मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगी। ठीक, तो इसका अनाउंसमेंट हो गया था आपका 1948 में, लेकिन ये नीति लागू कब से हुई थी, अगर आपको लागू पूछता तो लागू हुई थी 1951 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अनाउंसमेंट पहले हुआ था, तो 3 साल बाद उसके इसको लागू कर दिया गया। 1951 से आपको लागू हुआ था और 6 अप्रैल को 1948 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्चतम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो ये भी करंट अफेयर है आपका, यह है जून 2021 का। तो इसमें है के शैलजा जी हैं, ये आपकी केरल से बिलोंग करती हैं, ये केरला से बिलोंग करती हैं, वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। के शैलजा जी को मिला है आपका यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उस कटिबंधी चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। तो भारत का जो तट होता है दो टाइप के हैं, एक तो पूर्वी हो गया, दूसरा हो गया पश्चिमी। ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया पूर्वी। यहाँ पे जो टकराया था मई 2021 में, इसका नामकरण क्या था, तौकते। अगर पूछेगा कौन सी कंट्री ने इसका नाम किया था, तो ये म्यांमार ने किया था। म्यांमार ने इसका नाम दिया था तौकते। और अगर बात करोगे वर्दा और तितली, वर्दा और तितली दोनों का नामकरण किया था पाकिस्तान ने। और हुदहुद है, हुदहुद का नाम किया था ओमान ने। तो इनका नाम भी पूछता है नामकरण किस कंट्री ने किया है, तो अभी तो आपका तौकते है, तौकते को नाम दिया था म्यांमार ने। अगला क्वेश्चन है आपका, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए, इथेनॉल का उपयोग आपके पेट्रोल में किया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ठीक, तो उससे आपका पेट्रोल का जो होता है वो बढ़ जाता है रेटिंग। ये सबसे बड़ा इसका उत्पादक कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यूएसए के साथ एक और देश है, वो है ब्राज़ील। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में एथेनॉल सबसे ज़्यादा होता है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अभी गवर्नमेंट अभी आपके जो भी चीनी के निर्यात है उस पर रोक लगा रही है। अभी करंट में ही है, आप सुने होंगे न्यूज़ में। क्यों रोक लगा रही है, ताकि जो भी गन्ना है उसका हम यूज करेंगे एथेनॉल बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला ये साइंस का क्वेश्चन है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। ये होता है आपका लाइपेज, लाइपेज नाम का एंजाइम। देखो फ्रेंड, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, जैसे आप चैनल के प्लेलिस्ट पे आओगे, प्लेलिस्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब आपको दिया रहेगा। तो साइंस वाला हम आपको दिखा देते हैं। साइंस वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ये वाला है। ये आपका 23 मिनट 46 सेकंड का वीडियो है। इसमें हमने सारे साइंस वाले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज पूरा करा दिया है। तो ठीक, तो आपको साइंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप देख लोगे। वहाँ से आपका पीरियाडिक टेबल का भी क्वेश्चन है, और आपका एक हृदय वाला होता है, 4 कक्ष होते हैं, प्लस पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है, सब हमने आपको बता दिया है। तो सिंपली आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया है। तो देखिए, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए ये आपकी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पहल शुरू की है, एक्वा बाजार और एक्वा हब के नाम से। और अगर पूछ ले आपको इस समय आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो जगमोहन रेड्डी जी हैं आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इन्होंने ही एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना स्टार्ट की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका, निम्न में से कौन सा एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ये भी आपके साइंस के क्वेश्चन में हमने आपको कवर करा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पवन ऊर्जा जो है ये आपका गैर पारंपरिक स्रोत है। वहाँ पे आप देखोगे साइंस वाले में सबको हमने डिटेल से डिस्कशन किया है। अगला भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट पूछा है। ये क्या होता है, कूलम होता है। बैक्रोल आपका रेडियो एक्टिव के लिए होता है। सीमेंस होता है आपका कंडक्टेंस का। हेनरी होता है आपका इंडक्टेंस का।
तो ये चारों हम आपको बता चुके हैं। साइंस वाला आपको बार बार बोल रहे हैं, एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे आपका फुल फॉर्म से क्वेश्चन था, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। ये होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सिंपल आपको फुल फॉर्म पूछा था, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आता है तो कर पाओगे। तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, अब कितना कोई याद करे, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग पे फोकस। यहाँ पे है समकालीन कर्नाटक संगीति में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, दो टाइप के संगीत होते हैं, एक हिंदुस्तानी हो गया, दूसरा हो गया कर्नाटक। तो कर्नाटक का मतलब हो गया दक्षिण भारत के संगीत, इसके अंदर दक्षिण भारत के सारे संगीत आ जाएंगे। इसका टोटल अगर रागों की संख्या की बात की जाए तो इसमें होते हैं 72 राग। ठीक, प्रमुख इसका मेल करता ही होता है, और उसमें राग जो होते हैं वो होते हैं आपके 72। तो ये 72 हो गया। ठीक है, इसके पहले अभी देखिए क्वेश्चन का लेवल अब काफ़ी बढ़ रहा है। इतना कोई भी डीप में जाके जीके जीएस तैयार नहीं करता है, तो काफ़ी डीप में गया था, तो यहीं से आपका कट ऑफ भी थोड़ा कम ही जाएगा अगर ज़्यादा पेपर टफ बनेगा तो, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइज होना नहीं है, एक शिफ्ट में पेपर होगा आपका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो अभी जो 2011 का जनगणना हुआ है उससे ही क्वेश्चन आएगा। अभी 2021 वाला जनगणना नहीं हुआ है आपका कोविड के कारण, तो अभी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 2011 के, तो 2011 में टोटल 10 लाख से ज़्यादा 53 शहर हैं। और अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, तो वो है मुंबई। मुंबई सबसे ज़्यादा है, और टोटल आपके इस समय 53 हो चुके हैं। पहले अगर 2001 की बात की जाए तो उस समय 33 थे, अब 33 से बढ़ के 53 शहर हो गए हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? देखिए इस समय काफ़ी बोडो चर्चा में रहा है। बोडो आप जनजाति जो है वो असम में पाई जाती है, असम के एक भाग में बोडो जनजाति पाई जाती है। तो इनकी डिमांड है कि हमारे लिए एक सेपरेट राज्य बनाया जाए। बोडो जनजाति वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए सेपरेट राज्य बनाया जाए, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में आते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? असम में। असम इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है? तो देखा जाए, एक 189 कंट्री थी, उनमें ये सर्वे हुआ था, और इसमें जो सबसे टॉप पे है वो है आपका चाइना का एक हांगकांग शहर है। ये हांगकांग जो है ये चाइना का ही शहर है, तो सबसे ज़्यादा इसका ही है। और उसके दूसरे बात नंबर पे है जापान है, दूसरे नंबर पे शायद जापान है, लेकिन इसमें इंडिया की रैंकिंग है 131। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया की रैंकिंग कितनी अच्छी जा रही है, नीचे से ये टॉप कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन वर्ष 2020 के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? जो आपकी जीडीपी बनती है, ठीक, इसमें आप जो स्वास्थ्य का बजट पास करते हो उसी हिसाब से आपके पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट वो आपका निकल जाता है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन सी है? यूएसए, दूसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड, तीसरे पे है नॉर्वे। ठीक, तो सबसे टॉप पे कौन सी है? यूएसए है आपकी, सबसे ज़्यादा खर्च करती है अपने प्रति व्यक्ति लोग के लिए मेडिकल पे। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन घुमा फिरा के हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार क्वेश्चन ऐसा ही घुमा दिया, बहुत कम ही लोग होंगे जो इसको सही किए होंगे, जिनकी पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार होगी। आपको डेट पूछा है, संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया है। इसी को आपको कहते हो ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्लस भीमराव अंबेडकर को मिला के टोटल 7 मेंबर इसमें थे। अब ये डेट आपको एग्जैक्ट पूछ लिया है, सबको पता होता है अगस्त 1947, अगस्त 1947, अगस्त 1947, अगस्त 1947 में ये ड्राफ्टिंग कमेटी आया था, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट पूछा है, तो वो डेट है आपका 29 अगस्त। ठीक, तो पॉलिटी काफ़ी जिसको डीप नॉलेज होगा वो डेट भी अगर याद होगा तो उसका ये आंसर सही हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मैक्सिमम यही सब पूछता था, कौन इसके अध्यक्ष हैं,
कब ये लागू हुआ था? अगस्त 1947 में। अब आपको डेट भी पूछा है तो आपको डेट भी याद करना पड़ेगा, 29 अगस्त 1947। तो इसीलिए कह रहे हैं मैथ वाले पे प्लस रीजनिंग पे आप कमांड बनाइए, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर आप यहीं पे करोगे। इस पे जितना मेहनत करोगे उतना ही आप स्कोर कर पाओगे। बाकी जीएस जीके में अगर साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो अच्छा आप स्कोर करोगे। स्टैटिक जीके ज़्यादा आ गया तो जो एसएससी की तैयारी बराबर कर रहा होगा, तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एसएससी लेवल के ही हैं। आप देख भी सकते हो, पहले का जो रेलवे का पेपर उठा के देखोगे और अब वाला देखोगे तो इसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्मश्री मिताली मिश्रा। पद्मश्री इनको मिला था, मिताली मिश्रा जी को ये मिला था आपका 2020 में। ठीक है, इनका निधन शायद हो गया है, ये निधन हो गया इनका, तभी ये करंट में आई हैं। भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं और अभिनेत्री थीं। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के स्वरूप में निपुणता की ख्याति प्राप्त की? तो जो आपकी मीनाती मिश्रा जी हैं ये आपकी उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, तो इनको ओडिसी नृत्य में ख्याति मिली है। ठीक, अगर हम बात करें और भी बाकी जो क्लासिकल संगीत होते हैं उस पर कथक देखा जाए तो ये है यूपी का। भरतनाट्यम देखा जाए तो ये होता है आपका तमिलनाडु का। कथकली होता है आपका केरल का। ठीक, और एक अ, और भी होते हैं, कुचिपुड़ी जैसे होता है। कुचिपुड़ी हमें याद आ गया, तो कुचिपुड़ी जो है ये होता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का होता है कुचिपुड़ी। अब अगर आपको थोड़ा ट्रिक भी लगा सकते हो, जैसे अंधेरे में अगर आप पूड़ी पका रहे हो तो आपकी पूड़ी क्या रहेगी? कच्ची रहेगी। तो ये सब थोड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं। भरतनाट्यम जैसे हो गया तमिलनाडु का, कथक आप सबको पता होगा यूपी का है, कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो कुचिपुड़ी आप ऐसे याद रखना, अंधेरे में अगर आप पूड़ी पकाओगे तो आपकी कच्ची रह जाएगी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की। और भरतनाट्यम कहाँ से हो गया? ये हो गया आपका तमिलनाडु से। और ओडिसी है तो उड़ीसा से ही हो गया। और एक असम का सतारिया टाइप का समथिंग है, देखिए हमें याद नहीं आ रहा है, आप एक बार देख सकते हो, वो वाला शायद असम का है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय आपके क्या थे? ये थे तबला वादक। इनका बेटा भी जो है वो भी है तबला वादक। इनको पद्मश्री मिल चुका है और इनकी भी मृत्यु हुई है। तो ये तबला वादक थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन टाइप का इनका ही नाम है, इनके बेटे का नाम। वो भी एक क्या है? तबला वादक हैं। ठीक, उनसे भी क्वेश्चन आया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, पुदुचेरी के विल्ली विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो देखिए, जो गराडी नृत्य होता है ये जब आपकी राम जी की सेना जब लंका पे विजय करके आई थी तो सुग्रीव की सेना ने एक डांस किया था। ठीक है, उसी के ऊपर ये गराडी नृत्य आपका फेमस हो गया है। तो इसमें वानर का रूप पकड़ के पुरुष जो होते हैं वो डांस करते हैं। तो ये आपका गराडी नृत्य हो गया। अगर हम बात करें दाल खाई, दाल खाई आपकी जो नृत्य होती है ये आपकी होती है उड़ीसा में। और हुली वेश ये आपकी होती है कर्नाटक में। हुली वेश आपकी हो जाएगी कर्नाटक में। और टिप्पणी जो होती है ये वाला नृत्य होता है आपका गुजरात में। तो इनको भी आप याद रखिएगा, दाल खाई उड़ीसा में होता है, हुली वेश होता है आपका कर्नाटक में, टिप्पणी होता है गुजरात में। ये गराडी हो गया आपका पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका साइंस और टेक से है। तो साइंस और टेक से जरूर क्वेश्चन आता है जो भी आपके पीएसएलवी द्वारा उपग्रह भेजे जाते हैं। वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएसएलवी C51 द्वारा किस उपग्रह का सैटेलाइट प्रक्षेपण किया गया? ठीक है, अगर बात किया जाए पीएसएलवी C51 से टोटल 19 जो सैटेलाइट थे उनको छोड़ा गया था। इसमें से भारत ने अपना सिंधु नेत्र उपग्रह छोड़ा है जो कि आपके हिंद महासागर के निगरानी करेगा। ठीक, और इसमें एक ब्राज़ील ने भी भेजा है जिसका है अमेजोनिया। अमेजोनिया सैटेलाइट है जिससे वो अमेजोनिया जंगल के ऊपर निगरानी करेगा। वो भी भारत ने ही छोड़ा है पीएसएलवी C51 के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। टोटल 19 सैटेलाइट इन्होंने भेजा था, उसमें से एक भारत का है सिंधु नेत्र उपग्रह, ये आपके हिंद महासागर की देखभाल करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। इनमें पूछा है लास्ट 4 चेम्बर हार्ट, तिल के अंदर 4
चेम्बर किस में होते हैं? तो इसमें पक्षी जो होती हैं, पक्षी और स्तनपायी, इसमें 4 होते हैं, फ्रॉग में होता है 3, फिश और सी हॉर्स में कितने हो गए? 2। तो इसको भी हमने आपको डिटेल में बता दिया है। आप साइंस वाली वीडियो देखोगे, इस वीडियो को देखने के बाद साइंस वाली वीडियो देख लोगे, जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करा दिए हैं। तो वहाँ से आप देख लोगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीकॉक, ये पक्षी है, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। यह क्वेश्चन आपका है पॉलिटी से, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो जो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं, सबसे पहली बात कि मौलिक कर्तव्य आए कहाँ से थे? तो ये आपका रसिया से लिया गया था। रसिया से लिया गया था, जब इसको ऐड किया गया था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसके बाद आज अगर देखा जाए करेंट डेट में, तो एक और जुड़ गया है, तो टोटल इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसी को कहा जाता है लघु लघु संविधान संशोधन। ठीक, तो यहाँ पे कई सारे संविधान संशोधन हुए हैं आपके। तो ये वाला जो मौलिक कर्तव्य है, ये आपका 51A में इस समय रखा गया है। तो इसका वर्ष जो है ये है 1976। ये कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? ये है आपका रूस से लिया गया है इसको। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और के बीच स्पर्श ज्या बिंदु पर स्थित होता है। तो ये काफ़ी डीप से क्वेश्चन है, तो इसको आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी ये तैयार होगा वही इसको कर सकते हैं। बाकी अगर हम आपको समझाते भी हैं, अगर उसके पहले मुझे भी तो आना चाहिए, मुझे भी नहीं आता। सिंपल, तो ये है अधिमान वक्र। जिसकी इकोनॉमिक्स तैयार होगी भाई, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता है। बाकी अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो जो आपका ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसकी स्थापना सरकार ने 1974 में की थी। 1974 में आपके प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगर मान लीजिए आपसे अध्यक्ष पूछ लिया, तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो है तन्मय कुमार। अभी हमने गूगल करके देखा है, तो ये है तन्मय कुमार जो हैं आपके, ये इस समय अध्यक्ष हैं। ये भी आप ध्यान कर सकते हो। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका आया है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब WWW के डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो जो भी आप अगर कोई वेबसाइट खोलते होगे तो आपको दिखता होगा HTTP, ठीक इस टाइप का दिखता है स्लैश लगा के। तो ये यही होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपको WWE में डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलते होगे तो इस टाइप से उसका एड्रेस लिखा हुआ आता है। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है। पूछा है, किसने चित्तौड़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी? तो 1448 में राणा कुंभा ने खिलजी को हराया था चित्तौड़गढ़ के किले में। फिर उसके बाद वहाँ पे इन्होंने आपका विजय स्तंभ की स्थापना की थी। तो राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को हराया था 1448 में। इसको आप याद रखिएगा, विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने ही करवाई थी। अब इसके बाद है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये भी एक्सेल से है क्वेश्चन। एक्सेल से क्वेश्चन है, यहाँ पे है आपका MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए आपको डॉलर का उपयोग करना पड़ता है। ठीक, अब आपको थोड़ा हम शॉर्टकट की बता देते हैं जो आपका MS एक्सेल में पूछा जाता है। उसके लिए ये आपका शॉर्टकट की है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हमें आपको बता भी देते हैं। कंट्रोल A जो होता है सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल B होता है बोल्ड के लिए, कंट्रोल C से आपका कॉपी होता है, कंट्रोल D से होता है फिल डाउन, कंट्रोल F से होता है फाइंड, कंट्रोल I से होता है इटैलिक, कंट्रोल N से होता है न्यू वर्कबुक, कंट्रोल O से होता है ओपन, कंट्रोल P से होता है आपका प्रिंट। अब इसके बाद अगला है आपका, P तक हो गया है। कंट्रोल R से होता है फिल राइट, कंट्रोल S से होता है सेव वर्कबुक, कंट्रोल U से होता है अंडरलाइन, कंट्रोल V से होता है पेस्ट, कंट्रोल W से होता है क्लोज विंडो, कंट्रोल X से होता है कट, कंट्रोल Z से होता है अंडो। तो इसमें आप कंट्रोल X, कंट्रोल Z, कंट्रोल V और कंट्रोल P ये इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन का तो S दिख ही रहा है। कंट्रोल सेव वर्कबुक के लिए S यूज करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऊपर अगर देखा जाए तो ये भी सब इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल B, कंट्रोल C से कॉपी और बोल्ड होता है, कंट्रोल F से आपका फाइंड होता है,
इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई करेंगे, ठीक है। एन से होता है न्यू वर्कबुक, एस से होता है सेव वर्कबुक, ठीक। कंट्रोल ओ से होता है ओपन। बाकी अगले क्वेश्चन पे चल और भी हम दिखा देते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब तक आपने ले लिया होगा, इसका भी आप ले लीजिए। ये सब एम एक्स एक्सेल के जो आपके शॉर्टकट हैं, तो इस समय एम एक्स एक्सेल का शॉर्टकट काफ़ी पूछ रहा है, तो इसका भी आपने ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व जो है कौन से देवता के स्वर्ग से पृथ्वी के अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जो भी आप देखोगे पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, पूर्वोत्तर राज्य ये इधर वाला है, इधर चाइना तक देखोगे सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म आपको इधर दिखेगा। बौद्ध धर्म इधर काफ़ी प्रचार हुआ था, चाइना तक प्रचार हुआ था, तिब्बत में। तो इधर आपको बौद्ध वाले काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे लोग, तो उसी टाइप के ये त्यौहार भी मनाते होंगे। तो यहाँ से जो लहबाब दुचेन नामक त्यौहार है, ये आपके भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। भगवान बुद्ध जो हैं आपके, ये विष्णु जी के अवतार हैं, 9वें अवतार हैं। अब इसके बाद 10वां अवतार जो है ये है कल्कि का, ठीक। इसको भी आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन फिर आपका पॉलिटी से आ गया। यहाँ पे पूछा है डैश करके, एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है, यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो। देखिए अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो होता है 32 में आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 टाइप की रिट दी गई है। 5 टाइप की रिट वो जारी कर सकता है। 4 के तो आपको यहाँ पे नाम भी दिख रहे हैं, उत्प्रेक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है और अधिकार परीक्षा है। अब इसके बाद एक जो बचा होता है वो होता है प्रतिषेध। तो टोटल 5 टाइप के आपके रिट होते हैं। तो परमादेश में जो होता है ये है आपका, एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश, यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके लिए परमादेश वाला रिट जारी किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो रिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। रिट से भी 5 टाइप के रिट होते हैं, तो इनको भी आप एक बार देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने के लिए ट्रॉपिक प्रोजेक्ट में लेग्यूम प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए हैदराबाद में एक भारत की कंपनी है, मतलब एक संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, आपका हैदराबाद में मिलेगा, और जो इसके ब्रांच हैं वो आपको अफ्रीका के देश में देखने को मिलेंगे। नैरोबी में है इसके काफ़ी सारे अनुसंधान, इसके ब्रांच हैं। तो उसी उनको ही दिया गया है अफ्रीका द्वारा अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो ये है राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। ये वहाँ के जो जलवायु के हिसाब से बताते हैं कौन सी आप खाद्यान्न लगाओगे, किस टाइम में लगाओगे, कौन से बीज का यूज करोगे, तो आपकी जो आय है वो आपकी बढ़ जाएगी। अगर बात किया जाए भारत में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अर्ध शुष्क अगर देखा जाए तो आपका जो राजस्थान वाला एरिया है ये वाला है, इधर तो आपका शुष्क है पूरा, और जो बीच में अरावली पर्वत से लेके शुष्क के बीच वाला जो होता है ये होता है अर्ध शुष्क। तो राजस्थान में भी काफ़ी दिक्कत होती है सूखे की अरे ये बरसात की प्रॉब्लम है वहाँ पे काफ़ी। तो यहाँ पे अर्ध शुष्क का मामला सिर्फ यहीं पाया जाता है, बाकी अफ्रीका में भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे लगा आते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री आपको सिर्फ सलाह देता है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च होते हैं और ये बस नाम मात्र के होते हैं। जो प्रधानमंत्री जो आपका सलाह पर जो भी उनको बताएगा, इनको इनको ये देना है मंत्रिमंडल, उस पर ये साइन ही कर देते हैं। लेकिन जो कहा जाता है ऑफिशियल, भारत प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किसकी ली जाती है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो लिस्ट भेजेंगे उस पर ही इनको सिर्फ साइन करना होता है, इतना ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किससे संबंधित है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है ये होता है डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई। डेल्टा सी होता है आय में परिवर्तन, डेल्टा वाई होता है उपभोग में परिवर्तन। तो जैसे जैसे
आपकी आय बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप खर्च करना स्टार्ट कर दोगे। अभी जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप पे खर्च काफ़ी लिमिटेड हैं, जैसे ही आपको नौकरी मिलेगी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आपके जैसे ही आय में डिफरेंस हुआ, उसी हिसाब से कितना आप उपभोग में डिफरेंस हो रहा है, इसी को कहा जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो यह है आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन की दर, यही है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यहाँ पे आप देख सकते हो उपभोग यहाँ भी है, उपभोग यहाँ भी है, तो इससे भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, बिलेरेसिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो देखिए ये करंट अफेयर का कैसा क्वेश्चन है। डबलिन साहित्य पुरस्कार ये आपको जल्दी देखने को भी कहीं नहीं मिलेगा। अब इनका जो बुक है वो है आपका लास्ट चिल्ड्रन अकाइव। लॉस्ट चिल्ड्रन क्या है? अकाइव। इसके लिए इनको दिया गया है। इसमें शायद धनराशि जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, बाकी जितने भी उपन्यास होते हैं सबसे ज़्यादा धनराशि इसी में मिलती है। ये आपकी डबलिन साहित्य पुरस्कार में यूरो में इसमें दिया जाता है। अब कितना यूरो है ये हमें नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा धनराशि इसी में दिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया है। डबलिन साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है बेलेरिया लुइसेली को लास्ट चिल्ड्रन अकाइव के लिए दिया गया है। भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिनको जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव की श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। ये हैं सस्मिता लेका जी। सस्मिता लेका जी हैं। ये कोई एक ऐसी प्रजाति के तस्करी जो था उस पर रोक लगाने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा पहल किया था। कोई एक जानवर है उसके तस्करी बहुत तेज़ी से हो रहा था, उसी के रोक के लिए इन्होंने अभियान चलाया था, तो काफ़ी सक्सेस हुआ है, इसलिए इनको मिला है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। पर्यावरण से ही देख सकते हो, कोई जानवर को तस्करी हो रही थी उसको रोका है, तो इसलिए इनको पर्यावरण पुरस्कार मिल गया सस्मिता लेका जी को। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक है, पूछा है आपका 30 किसका होता है? तो आप साइंस वाले वीडियो में देखोगे, वहाँ हमने डिटेल से आपको बताया है। तो परमाणु क्रमांक जो 30 होता है वो होता है आपका जिंक का, 30 हो गया। आयरन होता है आपका कितना? 26। फिर कोबाल्ट होता है आपका 27 और निकिल का होता है 29। नहीं, निकिल का होता है 28। कॉपर का होता है आपका 29। ठीक, तो आप साइंस वाली वीडियो देखोगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जिंक का होता है 30 और बाकी सबके भी हमने आपको बता दिया परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के लिए एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ये आपका 1860 से 65 के आसपास चालू किया गया था ये पत्रिका आपकी। इसके संपादक हैं उमेश चंद्र दत्ता। आप गूगल करके देख सकते हो, वाम बोधनी पत्रिका जो है ये महिलाओं के लिए एक पत्रिका थी जिसके संपादक थे उमेश चंद्र दत्ता। उमेश चंद्र दत्ता द्वारा वाम बोधनी पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ऐसे ही देखिए आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ बनाए जाते हैं। अब ये सब आप पहली बार सुन रहे होगे, तो ये आपके लिए ही सिर्फ पहला नहीं है, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पहला ही है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको तो कम से कम आप रिवाइज करके जाइए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगी। अगर यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए कोई शिफ्ट में रिपीट हो ही गया, तो वहाँ से आपका रैंक काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए आपका पेपर एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे अच्छी बात है इस बार रेलवे ने आपका पेपर पहले ही दे दिया। यहाँ पूछा है वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? तो देखिए वैष्णव संप्रदाय अभी हमने आपको बताया था 9वें कौन थे? महात्मा बुद्ध। 10वें हैं आपके कल्कि का अवतार। टोटल कितने हैं? 10 अवतार हैं। बाकी ऊपर वाले भी अवतार हैं आपके, नरसिंह वाले हैं 12 हैं और भी कई हैं। तो 8 अवतार तो ऊपर हो गए और 9वें जो हैं आपके महात्मा बुद्ध, 10वें हैं जो आपके कल्कि अवतार। टोटल 10 हैं। आपका 9वां और 10वां इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कालिदास द्वारा निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग का आधार बनाया गया है? तो यह है आपका कुमार संभव। इसमें ही कुमार हैं जो भगवान शिव और पार्वती के कुमार हैं, कुमार संभव, उनके बारे में बताया गया है। अगर बात करें मेघदूत में तो इसमें है यक्ष की कथा। यक्ष की कथा है इसमें। रघुवंश में रघुकुल के जितने भी आपके कुल हैं उनके बारे में बताया गया है। और ऋतु संहार में है भारत के ऋतुओं के बारे में बताया गया है पूरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। चंपारण का सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? देखिए, चंपारण का सत्याग्रह जब हो गया था उसके बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके महात्मा गांधी को महात्मा, जो महात्मा की उपाधि मिली थी, ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी को दी गई थी। चंपारण आपका बिहार में है, बिहार राज्य में है, और वहाँ पे 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। यहीं से आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो नील नदी जो है आपकी, अगर बोला जाए वरदान भी बोला जाए, तो ये होता है आपका मिस्र। ये इजी क्वेश्चन है। अगर पूछता नील नदी की लंबाई, अगर आपको पूछ लेता, 6,690 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है और जाके गिरती है भूमध्य सागर में। ये भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। तो नील नदी ये है। तो ये तो इजी था आपके लिए। नील नदी आपके मिस्र के लिए वरदान होती है, और टोटल इसकी लंबाई क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और अपवाह तंत्र में कोई और भी नदी है, लेकिन लंबाई में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नील नदी है। ये निकलती है कि विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है आप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। द्वीप जो होते हैं आपके समुद्र में होते हैं, लेकिन जो ये नदी द्वीप है ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जिसका नाम है मांजुली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये द्वीप आपको दिखेगा असम में। असम में ये द्वीप है, किस नदी पर है? तो ये नदी का नाम अगर पूछा है आपको, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के ऊपर जो द्वीप है ये दुनिया में सबसे बड़ा है, जो जिसका नाम है मांजुली। और ये किस नदी पर है? यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये रेलवे का ही क्वेश्चन है। निम्न में से किस भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई का नाम क्या है? जो सबसे पहली फैक्ट्री थी, मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कराते हैं, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आपकी चेन्नई में। यह है 1900 आपका 55 में लगाया गया था, 1955 में लगी थी ये। और वहीं अगर हम बात करें तो आपके इंटीग्रल जो कोच चितरंजन लोकोमोटिव है, ये आपका बंगाल में है। बंगाल के पर्टिकुलर एक आसनसोल जगह पे है, वहाँ पे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क है। ये 1950 में स्थापित किया गया था। वहीं अगर बात करें डीजल लोकोमोटिव आपका बनारस में है, जो कि 1961 में लगाया गया था। तो जो पहला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सन याद रखिए, बाकी का सन आपका इंपॉर्टेंट ज़रूरी नहीं है। कहाँ कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे हो गया? बनारस। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका कहाँ पे हो गया है? ये चेन्नई में। और रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है? ये आपका है बेंगलोर में। तो रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर में हो गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, डीजल लोकोमोटिव बनारस, चितरंजन कहाँ पे है? आपका बंगाल में। बंगाल का पर्टिकुलर जगह बताया जाए तो आसनसोल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन देखिए, किसी भी आपका जो होता है उसके 3 अवस्था होते हैं। साइंस में ये वाला शायद क्वेश्चन सबसे आखिरी में था, और हमने आपको ओरल बता दिया था। तो यहाँ पे एक सॉलिड स्टेट होता है, एक लिक्विड, और एक होता है गैस। अगर जैसे पानी पहले बर्फ़ होता है, बर्फ़ से फिर किस में बदलता है? पानी में। तो सॉलिड से लिक्विड हुआ, फिर इसके बाद बनता है भाप। 3 टाइप के स्टेट होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ मेरा डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए, जैसे कि कपूर होता है, जलाते हो जैसे ही तुरंत वो बन जाता है गैस, तो ये होता है आपका ऊर्ध्वपातन। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड होता है, वो भी सीधे सॉलिड से गैस बनता है। तो किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदायनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो ये जो भद्रकाली के मंदिर हैं ये आपके केरल में केरल में है, और यहीं पे ये नृत्य होता है। पदायनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला नृत्य जो है ये आपका केरल में है, ठीक। तो यहाँ हमने आपको 9 मई के पहले वाले शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन करा दिया है। अब इसके बाद 9 मई के अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बुक और आथर से है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास लेखक निम्नलिखित में से उपन्यास का लेखक कौन है? तो लेखक आपको पूछा है। ये आपका रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, ये लाल ग्रह पे मूसलाधार बारिश, इस पर एक सीरीज भी बन चुकी है। इसके लेखक हैं विक्रम चंद्र।
इनको कॉमनवेल्थ का कोई पुरस्कार भी मिल चुका है इस राइटिंग के लिए, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला का जियोग्राफी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्रों में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत से निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, असम के बाद फिर ये बांग्लादेश। तो यहाँ तक तो आपको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग, दिहांग, दिहांग टाइप का है, दिहांग। फिर इसके बाद आपको असम में जब ये जाती है तो इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसी को कहा जाता है जमुना। इसके 4 नाम हैं, चारों नाम आप याद रखिएगा, ये मैक्सिमम आपके घुमा फिरा के कंपटीशन में आया करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के नाम। अगला नाम है आपका जियान लुइगी डोनारुमा, कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो ये भी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये जो आपके हैं, ये जो है एक फुटबॉलर हैं, ये फुटबॉलर हैं, ये यूरो कप जो हुआ था अभी, यूरो कप में इटली ने इंग्लैंड को हराया है, उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में थे। ये एक खिलाड़ी हैं, ठीक। तो ये कौन से हैं? एक खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं तो खिलाड़ी होंगे ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में 128 सूक्तों का एक संग्रह है जो कि कितने मंडल में है? तो ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। सबसे पुराना आपका जो है ये आपका ऋग्वेद ही है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम देश पाम जुमेराह निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? तो देखिए पाम का नाम सुन के मैक्सिमम लोग के दिमाग में आएगा इंडोनेशिया। तो यहाँ पूछा है कृत्रिम, मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। तो एक ये पत्ते की तरह से जो पाम ऑयल होता है उसके पेड़ के टाइप से ही बनाया गया द्वीप है। ये आपका यूएई में बनाया जा रहा है। यूएई में ये लगभग आपका बन के तैयार भी हो चुका है और हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो यूएई में बना है, ये कौन सा है? पाम जुमराह। अगला क्वेश्चन है आप, कंप्यूटर का है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपका, यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यूनिक दिया है, ये गलत हो गया, यूनिक दिया है, ये गलत है, यूनिवर्सल दिया है, सीरियल बस। यहाँ पे यूनिवर्सल तो दिया था लेकिन सीरियल की जगह आपको दे दिया था सर्विस, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन थर्ड हो गया यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है आपका यूएसबी का फुल फॉर्म। HTTP का भी आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपके पूछ। अब यहाँ पे देखोगे, निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य के समकालीन नहीं है? देखिए एक सूर्य होता है, सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो ग्रह हो गया, और जो ग्रहों का चक्कर लगाता है, इन ग्रहों का जो चक्कर लगाएगा वो होता है उपग्रह, ठीक। तो यहाँ पे एक मेटियोसेट जो है ये आपके मौसम के लिए छोड़ा गया है, पृथ्वी के चारों ओर घुमा करता है, तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये क्या हो गया? उपग्रह। ये सूर्य समकालीन नहीं है, सूर्य समकालीन नहीं है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये है प्रदिष्ट मुद्रा। प्रदिष्ट मुद्रा क्या है? प्रदिष्ट मुद्रा वह होता है जो आपके पास हाथ में मुद्रा है, उस कागज़ की वैल्यू कुछ नहीं होती है, उस कागज़ पे लिखा होता है आरबीआई के गवर्नर द्वारा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि 10 रुपये अदा करने का। अगर जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दी ये वाला नोट आपका वैलिड नहीं है, उस दिन इस कागज़ की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। जब तक इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, रिजर्व बैंक कहती है कि ये वैलिड है, तब तक इसकी वैल्यू 10 रुपये है, ठीक। जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, जो कागज़ होती है इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। जैसे पहले सोने के सिक्का थे, सोने का सिक्का अगर कोई राजा कहे कि हम नहीं चलाएंगे तो भी सोने का वैल्यू उतना ही रहेगा, दूसरा राजा आता है तो भी सोने का सिक्का क्या वैल्यू वही रहेगा। लेकिन ये कागज़ की जो मुद्राएं होती हैं इनका वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक गवर्नमेंट इसको वैलिड की है, जैसे इनवैलिड करेगी इनका आपका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, तो इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी टफ है। FRBMA का फुल फॉर्म आपको पूछा है, अधिनियम है जिसके द्वारा सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारण किए, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ये होता है फिजिकल रिलेशन एंड बजट मेंटेनेंस एक्ट, फिजिकल रिलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट,
इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म ये काफ़ी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं, यहाँ पूछा है निम्न में से किस किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे भूटान भी दिया है और नेपाल भी दिया है। तो भूटान देखोगे तो सबसे छोटा कौन सा है, भूटान हो गया। नेपाल भूटान से बड़ा है। और पूछा जाएगा भारत का पड़ोसी देश जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा आपका, ये होता है चीन। चीन का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3 गुना है। चीन भारत का 3 गुना क्षेत्रफल एक्वायर किया है। और वहीं पे अगर आप पूछ ले भारत का क्षेत्रफल होता कितना है, ये होता है 32,87,263 किमी स्क्वायर। ये आप भारत का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। और दुनिया में नंबर 1 क्षेत्रफल पे कौन है, रूस है। रूस आपका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। और पूछेगा भारत की रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड में, तो भारत आपका आता है 7वें नंबर पे। ठीक, तो 3,87,263 किमी, ये भी आपसे पूछ सकता है भारत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका साइंस का है, इसको भी हम करा चुके हैं। निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइबोजियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। देखिए जो पौधे होते हैं इनको नाइट्रोजन चाहिए, तो वायुमंडल में आपके जो नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते हैं। इनके फॉर्म को NH3 में कन्वर्ट करता है। वो जितने भी फलीदार होते हैं पौधे आपके, जैसे मसूर की दाल हो गई, काबुली चना हो गया, मूंगफली हो गया, मटर हो गया, इनके जो जड़ होते हैं उसमें एक राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है जो कि इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। तो पौधे अब इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी खेत में नाइट्रोजन की कमी होती है तो कहा जाता है वहाँ पे दलहन की फसल लगाइए। दलहन की फसल लगाते ही नाइट्रोजन की कमी वहाँ पे पूरी हो जाती है उस मिट्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे मसूर देखा जाएगा, काबुली चना देखा जाएगा, मूंगफली देखा जाएगा, गूलर। गूलर आपका कोई फलीदार आपका दाल नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पूछा था नहीं है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ आपको क्या रहा है, नहीं है या करता है। तो कई बार लोग नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और उनको मान लीजिए दिख गया चना, हाँ चना पे टिक मार दिए, जबकि इसको आप ध्यान से देखोगे नहीं आपको पूछा है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, भारतीय तबला उस्ताद। तो तबला वादक इसमें जितने भी हैं चारों के चारों क्या हैं, तबला वादक हैं, संगीतकार हैं। संगीतकार, फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री, तो पद्मश्री तो मिल चुका है, लेकिन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री तो आपको मिला है, इनको भी मिला है, लेकिन पद्म भूषण जो मिला है वो सिर्फ एक को ही मिला है। ये है उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि अल्लाह रखा खा के बेटे ही हैं। तो इनको पद्म भूषण मिला है, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। 2002 में इन्हें ही पद्म भूषण मिला है, बाकी और किसी को पद्म भूषण नहीं मिला है। आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है, हमने आपको बताया था इस टाइप से होता है एस ब्लॉक। हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। और इधर वाले जो एलिमेंट होते हैं ये होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ये होता है आयरन, आयरन होता है 26, आप देख सकते हो वीडियो में, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं यहाँ पे भी। आयरन हो गया 26, आयरन के बाद होता है कोबाल्ट, फिर होता है निकिल, फिर होता है कॉपर, फिर होता है जिंक। ये इतने का तो आपको याद होना चाहिए परमाणु क्रमांक भी। कोबाल्ट का हो गया 27, निकिल का हो गया 28, कॉपर का हो गया 29 और जिंक का हो गया आपका 30। तो यहाँ पे आप देखोगे डी ब्लॉक मतलब कि डेली यूज में जो आपके तत्व आते हैं वो डी ब्लॉक में होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आयरन क्या है, डी ब्लॉक। और वहीं बात करें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों आपके एस ब्लॉक के हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखिए वहाँ हमने डिटेल में पूरा ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी। हुगली नदी आपके बेसिकली बंगाल में है, बंगाल में है। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा 1651 ईस्वी में यहाँ पे पहली व्यापारिक कोठी का स्थापना किया गया था। यह बंगाल में इनकी पहली व्यापारिक कोठी थी जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1661 से। तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का था। तो इस बार जीके का लेवल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दिया है किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनगणना के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है। इसको कहा जाता है जनसंख्या पिरामिड। ये किस टाइप से बनता है, जैसे एक साइड ये हो गया, यहाँ पे आपका एज दिखा देगा 0 से 5 वर्ष,
यहाँ पे आपका दिखा देगा 5 से 10 वर्ष, फिर इसके बाद दिखाने लगा आपका 10 से 15 वर्ष। ठीक, ये आपका एज दिखाएगा, आयु। और यहाँ पे एक बीच में कॉलम, यहाँ हो जाएगा पुरुष और ये हो जाएगी महिला। ठीक, उसी हिसाब से ये आपका पिरामिड यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे पुरुष, यहाँ महिला, फिर इसके बाद पुरुष, यहाँ फिर महिला, फिर पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष, फिर महिला। इस टाइप से आपका पिरामिड ये तैयार होता है। इसी को कहा जाता है जनसंख्या पिरामिड। निश्चित समयावधि में लिंग और आयु का आधार, तो इसको आर्थर ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो कि आपका, स्कैंडिनेविया कहाँ पे स्थापित है आपका, ये है आपका यूरोप में, यूरोप में पाया जाएगा। यूरोप में एक जगह है जहाँ पे ये सांस्कृतिक क्षेत्र है, तो ये है यूरोप का। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की रजत तरंगिणी में किस शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो इसमें आपके कश्मीर के जितने भी शासक हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कल्हड़ द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। तो भारत सरकार ने इसको कब आज़ाद करवाया था? देखिए 1947 के बाद से यही वाला क्षेत्र हमारा गुलाम था, तो इसको 18 दिसंबर 1961 में आज़ाद करवा ली थी भारत सरकार। इसके बाद ये बना दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बाद ये आपका 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को ये एक राज्य बना था, जो कि भारत का 25वां राज्य बन गया था। तो आपको ये भी पूछ सकता है गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य। और इस बार पूछ लेगा ये स्वतंत्र कब हुआ था? ये था 18 दिसंबर 1961 को ये स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी। मतलब कि आपका जो मेडिसिन है फ्रॉम द स्काई, मतलब ऊपर से ऐसे नहीं आ जाएगा, ड्रोन के सहारे आएगा। तो किसके साथ किया था इन्होंने? फ्लिपकार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने अपना डील किया है तेलंगाना सरकार ने कि जो ड्रोन की सहायता से हम डायरेक्ट आपका मेडिसिन घर तक डिलीवर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है आपका, सांची का स्पूत जो है ये है आपका एमपी में। इसको बनवाया है अशोक ने। अशोक ने इसको बनवाया है। कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ के बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो जो प्रथम उपदेश है इसको वर्णित करता है चक्र। चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम। तो देखिए कोरोना महामारी में क्या था, वेंटिलेटर की काफ़ी कमी पड़ रही थी और जो वेंटिलेटर थे काफ़ी महंगे थे, तो उसके सापेक्ष एक सस्ता जो वेंटिलेटर उपलब्ध कराया था इन्होंने, उसका नाम इन्होंने रखा था वायु इस वेंटिलेटर का नामकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका, यार ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। चलिए अब आ गया तो इसको निपटा ही दिया जाए। एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं। यदि कृतिका का स्थान सिर से 18 है तो नीचे से उसका स्थान क्या होता है? सिर से जो स्थान होता है प्लस नीचे से जो स्थान होता है लोअर ऑर्डर -1 बराबर कितना होता है? टोटल विद्यार्थी 42। तो लोअर ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक इधर जाएगा 43, 43 में से 18 जाएगा कितना आएगा? 25। टिक करिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको अलग वाले वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ हमने सॉल्व भी कराया। यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? आपके अनुच्छेद 182 में बताया गया है कि आपका जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। विधान सभा के जो एक सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है 6 साल का होता है, 6 ईयर का कार्यकाल होता है। और ये आपके हर राज्य में नहीं है, किसी किसी राज्य में है। तो यहाँ पे जो सभापति और उपसभापति होता है ये विधानसभा के सदस्य के ही लोगों को चुन लिया जाता है, सभापति और उपसभापति के बारे में। तो अनुच्छेद 182 आपका विधान परिषद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर? अस्थायी विनिमय दर क्या होता है? जैसे आपका जो रुपया होता है वो डॉलर के मुकाबले हमेशा क्या होता है? मांग के हिसाब से कभी बढ़ता है कभी घटता है।
जिस तरह से मांग और आपूर्ति होती है बाजार की, उसी हिसाब से जो आपका रुपया है बढ़ता घटता रहता है। तो ये क्या होती है? अस्थायी विनिमय दर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, ये मार्केट के हिसाब से आपके जो भी कंट्री है उसके जो रुपए जैसे हमारे यहाँ होता है, जो भी करेंसी उनकी होती है वो डिसाइड होता है उस हिसाब से। यही होता है अस्थायी विनिमय दर। यहाँ पूछा आपका सिद्धि धमाल नृत्य निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो सिद्धि धमाल जो है ये आपका यहाँ पे दिया है गुजरात। तो ये गुजरात से आपका संबंधित है। वहीं बात करेंगे सॉन्ग आपका हरियाणा से है, और धमाल भी शायद हरियाणा का ही है। सिर्फ धमाल देगा तो शायद आपका हरियाणा का ही हो जाएगा। सिद्धि धमाल दिया है ये है गुजरात से। अगला क्वेश्चन है आपसे, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 2000 देखिए जनवरी 2022 तक का ही करंट अफेयर आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का नाम पूछा है। तो ये कौन थे? एन.वी. रमन। एन.वी. रमन यहाँ पे दिया ऑप्शन 2। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 देखिए 352, 356 और 360, ये तीनों आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। किसी न किसी शिफ्ट में फिर से आपको देखने को मिलेगा। ये होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लगा है। सॉरी, 3 बार आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और ये होता है राष्ट्रपति शासन और ये होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारे भारत में कभी नहीं लगा है और आशा करते हैं आगे लगे भी ना। भारत और राष्ट्रीय आपातकाल किससे हो गया? 352 से हो गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। और 356 में राष्ट्रपति शासन होता है, 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये आपातकाल वाले जितने भी अनुच्छेद हैं इनको आप जरूर देख के जाइएगा। 3 ही होते हैं, एक होता है 352, 356, 360। 352 हो गया राष्ट्रीय, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 हो गया आपका वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है आपसे, देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये हुआ था आपका 1931 में, जब 1930 से आपका गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद गांधी और इरविन का समझौता हुआ था सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। इसी में गांधी जी ने भाग लिया था। और पूछेगा अगर किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो है बी आर अम्बेडकर। ठीक, और गांधी जी ये सेकंड वाले में आपका पार्टिसिपेट किए थे। तो गांधी ने सेकंड वाले में किया था और बी आर अम्बेडकर आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जाति है ही नहीं? वो है आपका नागालैंड। ठीक, और इसी तरह अगर पूछ लिया था जनजाति, तो जनजाति आपके दिल्ली में नहीं होते, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ है, वहाँ पे भी आपको जनजाति नहीं मिलेंगे। तो एसटी वहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये अनुसूचित जाति क्या होता है? एससी होता है। और ये होते हैं अनुसूचित जनजाति। तो वहाँ जनजाति पाया जाता है, अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, ये तो आपका लल्लू सा क्वेश्चन है, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत जो आपको रुपया मिल रहा है, ठीक, और कुल लागत जो है आपका उसका माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? लाभ। जितना रुपया आप लगाए हो और जितना रुपये का आप सामान बेच दिए हो, दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है? लाभ होता है। तो ये अंतर हो गया। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आप, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम MRTP निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये आपका चौथे पंचवर्षीय योजना में लाया गया था 1970 में। एकाधिकार का मतलब क्या है? जैसे कोई कंपनी एक चीज़ बनाती है और पूरे मार्केट में सिर्फ वही कंपनी उस वस्तु को बनाती है, तो वो जब चाहे उसका दाम बढ़ा सकती है, जब चाहे उसको घटा सकती है। तो इसीलिए भारत सरकार ने आपके 1970 में एक अधिनियम लाया था जिसका नाम ये था एकाधिकार व्यापार अधिनियम। इसमें इनको ये वाली जो शक्ति थी इसको अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब सिर्फ कंपनी का उस पर अधिकार नहीं रहेगा कि जब मन करेगा आप सामान का दाम बढ़ा दो, जब मन करेगा सामान का दाम घटा दो। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, उस पर सरकार का अब कंट्रोल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, विख्यात गायिका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। वह भारतीय कर्नाटक गायिका थीं जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक गायिका थीं तो आपको लगेगा कर्नाटक में हुआ था, लेकिन इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो तमिलनाडु का यहाँ पे शहर का नाम पूछा है, तो शहर का नाम कौन सा है? मदुरै। काफ़ी अंदर घुस के पूछा है, तो पहले राज्य ही पूछता था, अब इन्होंने शहर भी पूछ लिया है। मदुरै में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है। 21 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो ये है आपके 50,000 करोड़ के अनुदान का योजना बनाई है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आपका बजट से ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो देखिए, नेपाल से जो नदी निकलती है, बाकी गंगा देखोगे ये तो आपकी उत्तराखंड से निकल गई, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये आपकी तिब्बत से निकलती है, और राप्ती जो है ये आपका नेपाल से निकलती है। ठीक, और राप्ती के साथ एक और है गंडक नदी। गंडक नदी भी आपका कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। तो यहाँ से ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था नदियों से। तो गंगा उत्तराखंड से, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, राप्ती और गंडक कहाँ से? नेपाल से। ये सब आके गंगा नदी में मिलती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? देखिए, जो संसदीय स्वरूप है ये हमने लिया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ही जो भारत का संसद है वो सेम टू सेम ब्रिटेन से कॉपी किया गया है। तो संसदीय स्वरूप कहाँ का है? ब्रिटेन का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है, फाइल को स्थानांतरित करना है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल दिख गया। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करना है? फाइल को स्थानांतरित। स्थानांतरित को क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र। तो फाइल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, FTP हो गया, HTTP ये भी आपको बता चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट। गरीबी रेखा के अवधारणा पर चर्चा करने के लिए प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था राष्ट्रीय आय क्या होती है, दादा भाई नौरोजी ने ही। तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए गरीबी रेखा इस पर दे दिया। इन्होंने ही बताया था कि अंग्रेज हमारे यहाँ से कितना रुपए भर भर के ले जा रहे हैं, तो इन्होंने एक आंकड़ा दिया था। तो आंकड़ा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो ये हैं पंडित रविशंकर, ये आपके सितार वादक भी थे। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो देखिए, यहाँ पूछा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आपको मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को 2021 का। लेकिन अगर बोले सिर्फ इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो ये आपकी जो असम की हैं मीराबाई चानू, मीराबाई चानू को दिया गया है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है आपका, परणी की नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ। तो इनके अष्टाध्यायी में ही अष्टाध्यायी लिखा गया है, यही पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ। बुद्ध चरित कौन लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। महावस्तु और ललित विस्तार ये दोनों क्या हैं? बौद्ध ग्रंथ ही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका साइंस से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है, एक मिनट, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में विटामिन C का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? बहुत ही जी क्वेश्चन था। जितने भी खट्टे फल होते हैं, साइट्रस फल इनको कहा जाता है, इनमें विटामिन C पाया जाता है। खजूर में आपका पाया जाएगा फाइबर, दाल और अंडे में आप होता है प्रोटीन का स्रोत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका मंदिर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी के तट पे जो कि कोणार्क मंदिर है, ये आपका उड़ीसा में है। इसका निर्माण 1250 में नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो कौन सी शताब्दी हो गई? 13वीं शताब्दी हो गई। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नरसिंह देव प्रथम ने इसका
करवाया था, और ये थे गंगवंश के शासक। गंगवंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम। इन्होंने 1250 के आसपास कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। शताब्दी कौन सी हो गई? 13वीं शताब्दी हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हेमिस गोम्पा उत्सव किस गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हेमिस गोम्पा मनाया जाता है आपका कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख जो है यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ भी देखिए बौद्ध धर्म का एक गुरु थे, वो हैं पद्म संभव। पद्म संभव की ही जयंती के अवसर पे मनाया जाता है आपका होमिस गोम्पा। तो आपका त्यौहार आ गया यहाँ पे। साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन आया है, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो इसका नाम है निसार। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो एन से हो गया नासा, आई से हो गया आपका इसरो, और इसके बाद है सिंथेटिक अपार्चर आपका रडार। टोटल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। निसार में पूछ लिया, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा तो भी आप बता सकते हो। तो यहीं से दिख रहा है नासा और इसरो, एन लिया गया है, आई लिया गया है, यहीं पे देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका मिट्टी से क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रचुरता में पाई जाती है? तो ये आपका भारत हो गया यहाँ पे। तो ये जो दक्कन का पठार होता है, दक्कन का पठार, यहाँ पे आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठार में आपका गुजरात भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, और एमपी भी आ जाता है, झारखंड भी आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा होता है गुजरात और महाराष्ट्र में। यहीं पे आपका रेशम का, अरे कहते हैं कपास की खेती भी काफ़ी मात्रा में की जाती है। काली मिट्टी को ही आपको रेगुर मिट्टी कहती है। इसकी एक खासियत होती है, पानी को रोकने की क्षमता इसमें सबसे अच्छी होती है। तो आपका जितना भी दक्कन ट्रैप है, अभी हमने आपको बता दिया था, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे थार रेगिस्तान दिया है, यहाँ पे आपकी कौन सी पाई जाएगी? रेगिस्तानी मिट्टी। हिमालय में पर्वतीय मिट्टी, सिंधु घाटी, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, टाटा एयरलाइंस का क्वेश्चन आ गया, शुभारंभ कब किया गया था? तो ये था 1932 में। फिर से अब इसको टाटा ने अपने अधिग्रहण कर लिया है। ये आपकी एयर इंडिया बन गई थी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धीरे धीरे करके 76% के आसपास टाटा से अपना पूरा शेयर खरीद लिया था। तो ये गवर्नमेंट की हो गई थी। फिर अब टाटा ने क्या किया है, 18,000 करोड़ में इस पूरे जो आपका एयर इंडिया था उसका अधिग्रहण कर लिया है। फिर सब ये बन गई है टाटा एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है आपका, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस का मतलब ही होता है आपका जो लीवर है उसके अंदर सूजन आने को कहा जाता है हेपेटाइटिस। तो ये इसके 5 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ए से लेके ई तक, ठीक, ABCD E तक। सूजन जो हल्के गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। तो यकृति को भी कहा जाता है, लीवर को हिंदी में कहा जाता है यकृति। तो यह आपका हेपेटाइटिस किस में होता है? हेपेटाइटिस ए यकृति में। अगला क्वेश्चन है आपका, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग है। यह मनाली को कहाँ से जोड़ती है? तो देखिए जो आपका भारत का सबसे लंबा सुरंग जो है वो है 9.02 किलोमीटर। इसका नाम था रोहतांग, ठीक। अब गवर्नमेंट ने इसका नाम क्या कर दिया है? अटल सुरंग। इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये आपके हिमाचल प्रदेश से टोटल कहाँ जाती है? लद्दाख तक। और ये आपके घोड़े के नाल के आकृति में सुरंग है। घोड़े के नाल की आकृति में अगर आपसे पूछ ले तो ये है अटल सुरंग। इसका पहले नाम था रोहतांग, जो कि 9.02 किलोमीटर है। यह मनाली से आपके लाहौल स्पीति को जोड़ती है। लाहौल स्पीति आपका उसमें आ जाता है लद्दाख में, मनाली हो गया आपका हिमाचल में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। फरवरी 2021 का है आपका करंट अफेयर ये। इस महोत्सव का नाम क्या था? राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ही इसको जारी किया था, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के नाम से। ये आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ था। तो करंट अफेयर मैक्सिमम आपका देखिए जनवरी से लेके जून तक का काफ़ी पूछा है। जनवरी, जून, जुलाई का भी पूछा था। वो जो फुटबॉलर वाला था, इटली का जो फुटबॉलर है उसका नाम पूछ लिया था जुलाई का। तो जनवरी से लेके इसमें अभी जो लेवल 5 का भी होगा पेपर, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का, इसमें भी आप मान के चलिए कि यही सब करंट अफेयर ज़्यादा आएंगे क्योंकि पेपर ऑलरेडी बन चुका होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में पहले स्थान पे है नॉर्वे। अगर इंडिया की बात करें तो 131 पे है। काफ़ी
तेज़ी से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है भाई, 189 कंट्री में इनका रैंक है। इसके बाद अगला, तो आपके 9 मई के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम करते हैं 10 मई के आपके क्वेश्चन को। टोटल 100 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 50 क्वेश्चन और बचा है, अब इनको सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन आपका 10 मई से है, इसमें हम 10 मई के जो 50 क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो 9 मई वाला हो चुका, अब 10 मई को सॉल्व कराते हैं। भारत में से किस राज्य में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कोई राज्य में जो जिला न्यायाधीश के अलावा जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, इसी तरह केंद्र में जो होते हैं वो राष्ट्रपति करता है और राज्य में करता है राज्य के राज्यपाल। तो ये आपका पॉलिटी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका वी आर चौधरी, जो कि सितंबर 2021 में ये बनाए गए थे, आपके वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं, वी आर चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? ये आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में कथक है, कथक से ये बिलोंग करेंगे शंभू महाराज जो हैं। कथकली है आपका केरल की, मणिपुर का, उड़ीसी का, उड़ीसा में कथकली केरल का हो गया, और कथक हो गया आपका उत्तर प्रदेश का, और भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला बनी है, इनका नाम है नाओजी ओकोंजो इविला, NAO, एक मिनट, ओ है बीच में, एन इलीवा है, NOI, ये पहली बनी है। विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किस देश से संबंधित है? ये है नाइजीरिया से, इनका संबंध है नाइजीरिया से। और जो WTO था इसका पहले नाम क्या था? गैट। ठीक, 1995 में ये बन गया आपका विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नाइजीरिया की हैं NOI, आप इसे याद रखो, NOI, नोई, और नोई कहाँ की है? नाइजीरिया की। ठीक, अब इनका नाम ना गोजी, अजीब टाइप का नाम है भाई, NOI याद रखो शॉर्ट फॉर्म में, इसके बाद आप वहाँ लगा सकते हो आंसर। आपका है अलकप, जो कि झारखंड और कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो झारखंड से सटा हुआ तो या तो पश्चिम बंगाल हो सकता है या छत्तीसगढ़ हो सकता है, दो ही हो गए, गुजरात राजस्थान तो होगा नहीं। तो इसमें से राइट आंसर जो है पश्चिम बंगाल। अलकप जो है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे ये भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो ये समिति है आपकी कार्वे समिति। कार्वे समिति ने कहा था कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग का उपयोग पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो यह कार्वे समिति की सिफारिश थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है? जैसे कोई एक कंपनी से कोई चीज़ आप उत्पादन होता है, एक कंपनी से उत्पादन हुआ, यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कुछ पैसा पाएगा, फिर इसने कुछ और चीज़ को खर्च किया, फिर ये वाला आदमी इस कंपनी के चीज़ों को उपयोग करता है, तो ये ही होता है आपका चक्रीय आय। तो इसमें वस्तु और सेवा आएगी, कारक का भुगतान आएगा, खर्च भी आएगा, मूल्यह्रास का संबंध चक्रीय अर्थव्यवस्था से, चक्रीय प्रवाह से नहीं है। आय के चक्रीय प्रवाह में मूल्यह्रास का कोई योगदान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल्यह्रास। बाकी सब आपके वस्तु सेवा, कारक भुगतान और खर्च, तीनों आपके इसमें शामिल हैं। एक ही शामिल नहीं है, वो है मूल्यह्रास। तो आप हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम टाइम में हम ये गलती करते हैं, आखिरी वाला नहीं पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में जो पूछा जाए वहाँ पे आप जरूर देख लीजिए, नहीं वहाँ पे आपका लिखा है या नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बैक स्थान है, इज मैग्नेटिकली थिन कोटेड पीस ऑफ प्लास्टिक वार्प अराउंड विल विच सिक्वेंशियल एक्सेस एंड ऑफ्टन यूज टू बैकिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सिंपल आपका मैग्नेटिक टेप जो होता है, ठीक, ये मैग्नेटिक टेप है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये कंप्यूटर का। 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरियन लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड
2020 से सम्मानित किया गया। ये देखिए फरवरी 2021 में दिया गया है, ये भी आपका करंट फरवरी 2021 का है। इसमें एस थियोडोर भास्करन को दिया गया है सेंचुरियन लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। तो सेंचुरियन लाइफ टाइम मिल रहा है, इसका मतलब इन्होंने भी पर्यावरण पे कोई ना कोई काम किया होगा एस थियोडोर भास्करन ने, तभी इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है आपका, अभी आपका वायुसेना का पूछा था, फिर अब इसके बाद नौसेना का भी आपको पूछ लिया है। तो नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं एस एन घोर घोरमडे। जुलाई 2021 में एस एन घोरमडे जो हैं आपके नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बनाए गए हैं, एन एस घोरमडे। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए वर्ष पूछा है आपका, पुणे में सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया। परमहंस मंडली का गठन आपका किया गया था, जो आपके भारत में जाति व्यवस्था है उसमें ऊंच नीच जो थी उसको दूर करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो ये पूछा है कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये पर वर्ष है आपका 1849 में इसका पुणे में हुआ था। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश में क्वेश्चन है लेकिन आपको हिंदी बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर, इन्होंने बोला है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग किस कंट्री के हैं। तो जो पूरी दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग हैं आपके भारत के। लगभग देखा जाए तो एक तरह से आपके 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या भारत की जो कि प्रवासी हो चुकी है और देश में जाके बस गई है। इसमें आपके यूएई में भी लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूएई में जाते हैं, फिर अमेरिका में जाते हैं। ठीक, तो इसमें है इंडिया आपका टॉप पे है, लगभग यहाँ से 2 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, इंडिया से 2 करोड़ ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको दिया है अलग अलग नववर्ष का नाम दिया है। अब आपको राज्य मिलाना है। नवरेह जो है ये आपका कश्मीर में होता है, और उगादी आपका होता है, उगादी होगा तेलुगु में, ये होता है तेलुगु में। बिशु होता है आपका मलयाली में हो गया, और पाना संस्कृति हो गया आपका, ये होता है उड़ीसा में। उड़िया नववर्ष है पाना संस्कृति, विशु है आपका मलयालम, उगादी है आपका तमिलनाडु, नवरे है आपका कश्मीर हिंदू नववर्ष। तो आप देख सकते हो ए का क्या है डी, 2 का है सी, 3 का है ए, 4 का है बी। बस यहाँ पे आपको मैच करना था, और ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का था। यहाँ क्वेश्चन है क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे आपका बुकर पुरस्कार के लिए नामित की गई थी, लेकिन इसको दिया ही नहीं गया। अब इसको टीसीएस ने पूछ लिया। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन कौन किया था। ये काफ़ी पुरानी पुस्तक है, ये अनीता देसाई हैं। इन्हीं की बेटी कौन सी हैं, किरण देसाई। अनीता देसाई की बेटी हैं किरण देसाई, और इस पुस्तक को लिखा था अनीता देसाई ने। क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई की पुस्तक है। आपका यहाँ पूछ लिया है। इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा था कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत में टोटल 72 होते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो 2 टाइप के आपके पूरे इंडिया में शास्त्रीय संगीत रहे, एक तो है हिंदुस्तानी और दूसरा है कर्नाटक। कर्नाटक का मतलब ये नहीं कर्नाटक, ये आपका साउथ इंडिया में होता है। तो ये कर्नाटक का जितना भी है पूरा का पूरा क्या है साउथ इंडिया, और हिंदुस्तानी वाला नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ साउथ। 2 टाइप के हैं आपके संगीत। और इसका जो हेड ऑफिस प्रयागराज में बनाया गया था। प्रयागराज में प्रयाग संगीती समिति की स्थापना की गई थी। और इसका आपको ईयर पूछा है, तो ईयर है आपका 1926, अंग्रेजों के टाइम का है। 1926 में प्रयागराज में इसकी प्रयाग संगीती समिति की स्थापना की गई थी। इसके फॉरेन में भी काफ़ी सारे ब्रांच हैं। अगला आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है। मोनोपोली, द मार्केट स्ट्रक्चर कॉल्ड मोनोपोली एग्जिस्ट वेयर इन एनी मार्केट। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, स्वामित्व एक ही लोग का हो। जैसे इसके पहले अभी आया था कि जो एकाधिकार को ही कहा जाता है मोनोपोली। एकाधिकार के लिए ही आपके भारत सरकार ने 1970 में एक अधिनियम लाया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, कि इस वाले सिस्टम को हटाया जाए। इसमें क्या होता है, कोई भी एक कंपनी है, कोई एक चीज़ को वही बनाती है। एक कंपनी एक चीज़ को बनाती है, जब मन करेगा उसका दाम बढ़ा देगी और जब मन करेगा उसका दाम घटा देगी। ठीक, तो इस टाइप की जो सिस्टम होता है उससे आपके मार्केट में काफ़ी नुकसान होता है। कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखती है।
तो यहीं पे होता है। मोनोपोली क्या होता है? एग्जिस्ट वन सेलर, एग्जैक्टली एक ही सेलर है इन एनी मार्केट, एक ही सेलर है, एक एक टाइप के उत्पाद का सिर्फ पूरा नियंत्रण उसी के पास होता है, तो इस टाइप को कहा जाता है मोनोपोली। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश की ओर प्रस्थान किया था। तो कहाँ से स्टार्ट किए थे? साबरमती आश्रम से पहुंच गए थे दांडी। अब ये स्टार्ट इन्होंने किया था 24 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था, और इनका कंप्लीट हुआ था टोटल 6 अप्रैल, एक मिनट 24 मार्च नहीं है शायद, ये 12 मार्च से स्टार्ट किए थे। 12 मार्च 1930 से इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये चला था आपका 6 अप्रैल तक 1930। 24 दिन की पूरी इनकी यात्रा थी, और इनके साथ लोग थे वो थे 79। इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। 79 लोग को लेकर साथ में चले थे ये साबरमती से दांडी। 24 दिन की यात्रा इन्होंने की थी पैदल। अब कुछ मील की यात्रा थी, मील हमें याद नहीं आ रहा कितने मील की यात्रा इन्होंने की थी। तो नमक एकाधिकार समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी आपके साबरमती से दांडी की ओर प्रस्थान किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड इंडियन पार्लियामेंट पास सिटीजनशिप एक्ट? तो सिटीजनशिप एक्ट जो है आपकी 1955 में आपका पारित हुआ था। भारत की जो नागरिकता होती है वो एकल होती है। अगर किसी और देश की अगर आप नागरिकता ले लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वतः आपकी खत्म हो जाएगी। एकल नागरिकता है, और नागरिकता आपके संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 15 से 11 तक है। आर्टिकल है आपका 15 से 11, और संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। तो भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है, और ये पास हुआ था आपका 1955 में। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसके बाद नागरिकता में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। 1955। अगला क्वेश्चन आपका इकोनॉमी से है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर आप जो आपका डिप्रिसिएशन मतलब कि हास होता है, नेट NNP GNP माइनस हास, जिसको कहा जाता है डिप्रिसिएशन, घटा देंगे तो हमें आता है ग्रॉस। तो द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद रखिए, यही आपको स्टेटमेंट में दिया है, सिंपली सी बात है। आपको पूछा है नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? GNP माइनस ह्रास, ह्रास ही होता है। डिप्रिसिएशन जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है ह्रास। विच इंडियन बॉक्सर वाज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप एंड वेटरेस कमेटी इन मार्च 2021? तो देखिए, बॉक्सिंग के लिए मैरी कॉम को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र में भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP में सर्वाधिक योगदान था? तो देखिए, जो GDP होती है इसमें सर्वाधिक योगदान जो होता है आपका 3 टाइप की होती है। सर्वाधिक होता है आपका सेवा का, ये लगभग होता है 54%। फिर इसके बाद विनिर्माण होता है, वो होता है 26%, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। फिर इसके बाद होता है एग्रीकल्चर, जिसको कहा जाता है कृषि, कृषि का सिर्फ है 20%। टोटल मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। सबसे ज़्यादा होता है सेवा का, फिर उसके बाद विनिर्माण जिसके अंदर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं, फिर इसके बाद एग्रीकल्चर है उसमें 20% हो गया, तो सबसे ज़्यादा होता है सेवा का। इसके बाद अगला है आपका, देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व है 382। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है तो वो है बिहार, और सबसे कम पूछा जाए जनसंख्या घनत्व ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है। दिल्ली में लगभग आपका 11,000 पर किमी में है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, और बिहार में सबसे ज़्यादा आपके राज्य वाइज है। दिल्ली आपका राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसको आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश है। और यहीं पूछ ले आपका सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य का है, वो होता है सिक्किम। सिक्किम का सबसे कम पॉपुलेशन है।
लेकिन अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जहां पे जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश का ही एक जिला है जहां पे जनसंख्या लगभग 8,000 है ही। ठीक, तो अगर आपको राज्य पूछता है तो आपको सिक्किम लगाना है। अगर पूछेगा कोई एक पर्टिकुलर जिला, तो वो अरुणाचल प्रदेश का एक पर्टिकुलर जिला है। अब उसका नाम दखाई कुछ करके है, दंगाई, अब नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का वो जिला है, वहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो जिला पूछे तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का जिला, लेकिन राज्य पूछ ले तो सिक्किम आपका आ जाएगा। तो अभी 2011 की जनगणना से आपके क्वेश्चन आए। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। किसी पर्वताग्र माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो देखिए, इसको कहता है बजड़ा। बजड़ा कहा जाता है। जैसे आपका कोई भी पर्वत श्रृंखला होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नदी जो बहती है, जैसे जैसे स्टार्टिंग करेगी तो इसका गति क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो कोई भी गंदा पानी अगर वो कम स्पीड से बहेगा तो उसका जो गंदगी होता है वो नीचे बैठता जाता है, नीचे बैठता जाएगा। तो जैसे जैसे ये नीचे की ओर नदी बहेगी और स्पीड इसका कम हुआ, जो भी इसके अंदर गाद है, जब ऊपर से कोई पानी चलती है तो गाद लेके चलती है, तो यही पर्वत के ऊपर ये गाद जमा होने लगता है। तो जमा हुए गाद को ही क्या कहा जाता है, बजड़ा। यही इसको बजड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल हैं। इन्होंने ही बताया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके कुछ गुण ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आप हैं, आपका अगर बाल चला गया आपके नाना पे, आपका आँख की पुतली चली गई है, का कलर आपके दादी पे चली गई है, और कुछ आपके मम्मी पे जाता है, कुछ आपके पापा पे जाता है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके कुछ गुण जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसको डिफाइंड किया था ग्रेगर मेंडल ने, इसीलिए इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आ गया, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसके पहले पूछा था सबसे कम है, सबसे कम हम आया था भूटान, और यहाँ पे आ गया सबसे ज़्यादा में चाइना। चाइना का क्षेत्रफल लगभग भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना क्या है, चाइना है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, चाइना का। ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है? ये एक वलित पर्वत है, अभी ये और बढ़ रहा है। तो हिमालय पर्वत क्या है आपका, वलित पर्वत का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है, नई दिल्ली का लाल किला परिसर को यूनेस्को के लिस्ट में कब शामिल किया गया था? यहाँ पे आपको सन पूछ रहा है। सन 2007 में दिल्ली के लाल किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरली एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ द पोस्ट सोवियत स्टेट लोकेटेड बाय द ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया? तो ये देखिए, सिंपली क्या है, यूरेशिया, ये लिखा गया है यूरेशिया, यूरेशिया है। ठीक, यूरेशिया एक संघ है जिसको बेसिकली रूस ने चालू किया था 5 देशों के साथ मिलके। इसमें एक तो रूस खुद ही है, वेनेजुला भी है, आर्मेनिया भी है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। 5 देशों का संघ बनाया है। उनके आर्थिक, सैन्य और इस टाइप की है इकोनॉमी करके, इनके बीच का एक संघ है। तो इसी को कहा जाता है यूरेशिया। अगला क्वेश्चन है आप, ये भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड? आप सिंपली इंटर मार दो, आपका नया पैराग्राफ पे चले आओगे। इसमें कुछ था ही नहीं, यहाँ पे आप इंटर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आपका जियोग्राफी से, जो कि नदियों से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सतलज आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंडक आपकी नेपाल से आती है, ये भी गंगा में मिलती है। सोन भी आपकी गंगा में मिलती है। कोसी भी आपकी गंगा में ही मिलती है। ठीक, सतलज आपकी गंगा में नहीं मिलती है, तो ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, इनका नाम ही कौटिल्य है, ने अर्थशास्त्र में कितने मेंशन किए हैं सोर्स ऑफ लॉ? इन्होंने टोटल मेंशन किया है 4 सोर्स ऑफ लॉ। ठीक, टोटल 4 सोर्स ऑफ लॉ है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है,
चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार भूमि वह होती है जिसमें मंदिरों को भेंट की जाती है। तिरुनाम इडुक इडुक्किनी तिरुनाम इडुक्किनी जो होती है, ये मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि होती है, ये मंदिरों को होती है। और आपका ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों को दी जाती है। विल्लनवागी गैर ब्राह्मणों को दान की गई भूमि। और साल भोग ये होता है विद्यालयों को दान की गई भूमि। साल भोग विद्यालय हो गया, विल्लभ बागी क्या हो गया, गैर ब्राह्मण को दी जाने वाली, और ब्रह्मदेव ब्राह्मण को, और तिरुनाम इडुक्की आपके मंदिरों को दान दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है तिरुनाडुक्किनी। अगला क्वेश्चन है आपका, यह तो इजी क्वेश्चन है। यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? यूरो है, यूरोपीय संघ की होगी। यूरोपीय संघ में पहले 28 देश थे, अब इंग्लैंड इससे बाहर हो गया, अब हो गए हैं 27 देश। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो ये बेसिकली सारंगी को ही कहा जा रहा है, सारंगी में ही है, जो कि एक धनुर्वाद्य यंत्र है और इसके पंडित राम नारायण है, इन्होंने प्रचलित इसको किया था सारंगी के। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है, वो भी इजी है। ये पूछा है गंगा नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड, फिर होता है यूपी, यूपी के बाद बिहार आ गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया। तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश में नहीं जाती है गंगा नदी, मध्य प्रदेश में है आपकी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ? ये हमने आपको साइंस में करा दिया है, फिर से करा देते हैं। वेव लेंथ है, ठीक, दो पीक पॉइंट के बीच की दूरी ही क्या होती है? वेवलेंथ होती है। आवृत्ति 1/λ ये होता है इसका फार्मूला। और अगर हम बात करें सबसे कम किसकी वेवलेंथ होती है, ये होती है गामा रेज की। सबसे ज़्यादा होती है रेडियो की, फिर इसके बाद गामा के बाद आती है एक्स रेज की, फिर इसके बाद होती है आपकी यूवी की, फिर आपकी विजुअल लाइट होती हैं। तो गामा रेज की होती है 10⁻⁻8 मीटर, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है रेडियो वेव की 10⁻16 मीटर। ठीक, तो यहाँ पूछा शॉर्टेस्ट, सबसे कम किसका हो गया? ये हो गया आपका गामा रेज का। अगला क्वेश्चन है, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को किस पद को गढ़ा? यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, किस पद को गढ़ा? स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति के, और ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और पूरे विश्व में तो बोरलांग थे हरित क्रांति के, जिनका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता का निरंतर सुधार करना। तो बेसिकली आपके जो स्वामीनाथन हैं, इन्होंने बोरलांग से थोड़ा हट के बताया था। क्या बताया था? इनका मतलब है कि ऐसे चीज़ों को लगाना हरित क्रांति में जिससे हमारे पर्यावरण पे कोई नुकसान ना हो। तो इन्होंने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन नया नाम गढ़ा था। यहाँ पे किस पद को गढ़ा है? वो पद जो गढ़ा है इनका क्या नाम है? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको कहा जाता है सदाबहार क्रांति। हरित क्रांति का जनक कौन है? आपका बोरलांग है। ये पूरे वर्ल्ड में थे, और स्वामीनाथन ने थोड़ा सा हट के इसमें अपना ऐड कर लिया है कि हम ऐसे चीज़ का ज़्यादा उत्पादन करें जिससे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उस पर ज़्यादा गंभीर प्रभाव ना पड़े। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको पूछा है मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। यहाँ आपको जनजाति पूछा है, तो ये होते हैं पिग्मी। मध्य अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? कांगो के पास पिग्मी। और आपका निग्रो जो होते हैं, निग्रो भी आपके जनजाति मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन्नू तो हो गया आपके जापान में, और बेडोइन ये आपके पाए जाते हैं अरब कंट्री में। और किर्गिज से नाम ही मालूम चल रहा है, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान आपका कहाँ हो गया? मध्य एशिया। तो आप इसको कह दो मध्य एशिया में किर्गिज लोग पाए जाएंगे। अगला है आपका, देखिए आपका क्वेश्चन भी आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इसमें से किस राज्य में है? अगर पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, वो हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जो भारत में सबसे कम वहाँ की जनसंख्या है, अरुणाचल प्रदेश का ही जिला है। अब इसका नाम आप गूगल करके देख सकते हो। तो यहाँ पूछा है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो जिला पूछा है आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश।
और राज्य पूछ लिया तो सिक्किम। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग में केक, माफिन और कुकी जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्म के रूप में किया जाता है? तो ये सिंपल आपको सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगर आपको फार्मूला पूछता तब थोड़ा आपका ईजी हो, थोड़ा टफ हो जाता है। NaHCO3। ठीक, ये होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। ये भी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा के स्रोत से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की है? तो ये अगस्त 2021 में। ये हाइड्रोजन जो है आपके भविष्य का फ्यूल है, तो भविष्य का फ्यूल होने वाला आपका हाइड्रोजन। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की अनाउंसमेंट किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो किया गया है ये अनुच्छेद नंबर 40 है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके 36 से 51 है। इसी के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय ग्राम पंचायत भी आता है। तो ग्राम पंचायत वाला किस पे है? अनुच्छेद 40 पे है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, टिहरी बांध जो है ये पूरे दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचाई अगर बोलेगा तो वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है, लेकिन अगर गुरुत्वीय दे दिया तो टिहरी बांध आपका सबसे बड़ा है पूरे विश्व में। और ये आपके उत्तराखंड में है। ये भागीरथी नदी और एक और नदी आती है, दोनों के संगम पे ये बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। अगला है आपका प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। जो भी आपके प्राचीन मंदिर हैं, किला हैं, इस सब के संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित हुआ था जो कि 1904 में पारित हुआ। अंग्रेजों द्वारा ही पारित किया गया था, 1904 में पारित किया गया था इसको। निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो देखिए, सबसे छोटा कौन सा होता है? क्ले, जो कि चिकनी मिट्टी होती है। फिर उसके बाद आता है ये फर्स्ट, फिर होता है सेकंड गाद होता है, गाद के बाद होगा रेत, और सबसे बड़े होते हैं आपके कंकड़। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, सबसे छोटे कण इसमें होंगे, फिर गाद होगा, फिर रेत होगा, फिर होगा कंकड़। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके पहले भी ये पूछ चुका है, आपका 42वां संशोधन आपका हुआ था। इसके द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को आपके संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। जब लिया गया था तो उस समय आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे, इस समय प्रेजेंट में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हो या पुराने हो, वीडियो पसंद आती हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर अब तक आपने लेवल 4 लेवल 6 के मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है तो उनको शिफ्ट वाइज हम पूरा प्लेलिस्ट में सॉल्व करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और साइंस वाले क्वेश्चन को भी हमने सेपरेट सॉल्व करा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर रेलवे के और भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।